अजीबोगरीब सवाल होते हैं। उस दिन एक शख्स ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं उस पेड़ को लगाने वाला कौन था जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। मैंने सर खुजाते हुए कहा कि भाई साहब, मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये तो बेहतर है कि आप भी एक पेड़ लगाए जिसके नीचे कोई सिद्धार्थ आए और उसकी छाया में तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करे। इस देश को बुद्ध की बहुत जरूरत है, असली वाले बुद्ध की जरूरत है। जिस बुद्ध को आज के नए जमाने के लोग मानते हैं, उस बुद्ध की हमें जरूरत नहीं है, हमें असली वाले बुद्ध की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि असली वाले बुद्ध कौन है। देखिए, अधिकतर किताबों में ये वर्णन किया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म ईसा के जन्म के कम से कम 600 साल पहले हुआ था और 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। प्रॉब्लम यहां यह है कि गौतम बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक का जो भी कालखंड है, हमारे पास उस समय अंतराल का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। न कोई मंदिर, न कोई मठ, न कोई शिलालेख, न कोई लिखित अवशेष, कुछ भी हमारे पास नहीं है। जो सबसे पुराना अवशेष या सबसे पुराना साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है वो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, जो कि बुद्ध की मृत्यु के कम से कम 200 से 300 वर्षों बाद के हैं। कुछ किताबें हैं जो उस समय लिखी गई थी, जैसे महावंश, उसकी रचना श्रीलंका में हुई थी। कब हुई थी? कम से कम बुद्ध की मृत्यु के मुझे लगता है 300-400 साल बाद ही हुई होगी। पाली भाषा में हुई थी और उसमें जो कहानियां दी गई हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब कहानियां हैं, बहुत सारी अविश्वसनीय बातें हैं। इसके अलावा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चीजें हैं वो जातक कथाओं में लिखी गई हैं और तमाम तरह के पिटक लिखे गए हैं। त्रिपिटक जिसे कहते हैं, वो उसकी भी रचना श्रीलंका में ही हुई थी। त्रिपिटक को सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। तो हालात तो ये है कि जहां आपको रिसर्च करना है वहां तो आप रिसर्च करते नहीं है और फालतू की चीजों पे आप दिमाग लगाते हैं। अब बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु का जो कालखंड है उस पर आप रिसर्च क्यों नहीं करते? उस दौरान क्या हुआ था, गौतम बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं क्या थी, उस पर आप काम नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कम से कम 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं और उन बौद्ध संगतियों में बुद्ध की शिक्षाओं को न सिर्फ संकलित किया गया है बल्कि उसे अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या भी की है। जाहिर है कि गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल शिक्षाएं थी और जो बाद में हमारे पास बुद्ध की शिक्षाओं के रूप में जानकारियां आई, वो उनमें काफी अंतर है। तो अगर आप इन दोनों अंतर को नहीं समझते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। हमारे देश में रिसर्च जो होता है, खासकर के इतिहास के क्षेत्र में, वो बिल्कुल नैरेटिव बेस्ड होता है। आपको जो चीजें अच्छी लगी उसे इतिहास मान लिया, जो चीजें अच्छी नहीं लगी उसे कहा भाई ये तो फेक है, ये तो बस यूं ही लिख दिया गया है। अंग्रेजों के शासन काल में सबसे अधिक डैमेज किया गया। उन्होंने न सिर्फ हमारी कलाकृतियों को देश से चुराकर दूसरी जगहों पे भेजा, बल्कि हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों को और हमारी जो ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक चीजें हैं उसका भी बहुत गलत तरह से विश्लेषण किया। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि मुगलों के समय में, देखिए मुगलों के समय में जो इस्लामी शासन था उस समय उन्होंने हमारे मंदिरों को नष्ट किया, हमारी बहुत सारी सांस्कृतिक जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वो हमारी संस्कृति की जड़ों को नहीं खोद पाए। लेकिन अंग्रेजों के समय में सबसे अधिक हमला हमारी सांस्कृतिक जड़ों पर हुआ। उन्होंने हमारे मंदिरों को सुरक्षित किया, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को संरक्षित किया, लेकिन असल में उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से हमारे देश की सांस्कृतिक जड़ों को उखाड़ कर फेंकने का काम किया। और यह नए जनरेशन को समझने की बात है कि इस पर किस तरह से वे अपना काम करें, वो रिसर्च की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जो वास्तविक चीजें हैं, जो सच्चाई है, वो सामने आए। और इतिहास को किसी खास दृष्टिकोण से या किसी खास विचारधारा से प्रभावित होकर के अगर आप पढ़िएगा तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रुकेंगी।